हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे जो टर्नर का आपका सेट थर्ड है सेकेंड ईयर का, जो आपका AITT हुआ था उस 2024 में, उसका है जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा पेपर लिया जाता है। सो टर्नर ट्रेड का है, इसमें आपका टोटल 75 क्वेश्चन है। और ये इसमें आपका 75 क्वेश्चन में आपका ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है 39, है ना। उसके बाद आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन हैं वो आपके 6 हैं। फिर आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो है 5। और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बेसिकली है। सो इसके क्वेश्चन है आपके टोटल 25। तो सब मिला के जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका 75 क्वेश्चन होता है ना। तो ये जो 75 क्वेश्चन है सारे के सारे में देखा जाए तो आपका 25 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी 50 क्वेश्चन जो है आपके इसरो के लिए, DRDO के लिए, बार्क के लिए, NPCIL के लिए, इवन BHEL जो है भेल की अभी जो वैकेंसी आई है आर्टिसियन की, और इसरो का भी VSSC का पेपर होना है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और जो भी दूसरे आपके टेक्निकल पेपर होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है ये, है ना। सो और DRDO में क्या है, इंग्लिश का भी पोर्शन आता है उसमें 20 नंबर का। तो DRDO के लिए तो ये पूरा का पूरा सेट है, एलिजिबल है। इससे पहले 5 अपलोड हो चुके हैं पहले ही, तो उसको वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक इसका बना हुआ है। तो उसमें आपका पूरा एक जिसमें सारा का सारा सवाल आपको मिल जाएगा। और जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उसके पूरे के पूरे PDF के लिए आपका है टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका PDF वहाँ पे मिल जाएगा, अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। या ये टेलीग्राम का चैनल है, और इसका जो है आपका लिंक जो है, या फिर आप लिंक जो है यूट्यूब के प्रोफाइल पे ये दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउन सीधा कनेक्ट हो सकते हो, है ना, PDF के लिए। बाकी आपको तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये वीडियो तो मिल जाएगा, तो वीडियोस आप देख सकते हो जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी से, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इसमें आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे बाइलिंगुअल है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ना। तो आपको जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, और जो हिंदी के लिए हैं, हिंदी जो ज़्यादा मैक्सिमम लोग करते हैं, तो हिंदी से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो हिंदी से कर चुके हैं उनके लिए इंग्लिश में मिल जाएगा, तो डबल फ़ायदा है। और जो जिन्होंने इंग्लिश से पढ़ाई कर रखी है उनके लिए हिंदी में मिल जा रहा है कंटेंट, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ना। बाकी PDF के लिए जैसे मैंने बताया टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है ना। सो हम देखते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आपका थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसमें आपको क्लियर जिससे दिखे। सो पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ यूज एज अ रेफरेंस सरफेस ऑफ मार्किंग, है ना। तो किस उपकरण को अंकन के लिए संदर्भ सतह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो मार्किंग टेबल जो होता है ना, मार्किंग टेबल में आपका जो सरफेस रेफरेंस सरफेस दिया जाता है, या फिर अंक सतह संदर्भ सतह कहते हैं, तो उसमें आपका मार्किंग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्किंग टेबल। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी, है ना। विकेंद्रता को जांचने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाए, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है ना, उससे हम चेक करते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी में। जो बेसिकली होता है ना आपका, उसमें डेविएशन चेक किया जाता है, कितना वेरी आ रहा है। जैसे इसका डायमीटर हमने पूरा का पूरा चेक किया है ना। डायमीटर जैसे हुआ, एक सरफेस पे, टॉप सरफेस पे लिया और इसको पूरा घुमा दिया, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जो भी वेरिएशन आएगा वो डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक किया जाता है। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ एंगल प्लेट इज़ यूज टू होल्ड वर्क एट एनी एंगल, है ना। जॉब को कोण में पकड़ने के लिए किस प्रकार का कोणीय प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो मतलब किसी एंगल में पकड़ने के लिए जो होता है एंगल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में पूछा है। सो इसमें जॉब को कोण में पकड़ने के लिए किस प्रकार की एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपका सॉलिड टाइप, ये स्विवल टाइप का जो होता है, स्विवल टाइप का इस्तेमाल किया जाता है कोण में पकड़ने के लिए, है ना। बाकी जो होते हैं इस तरह के होते हैं, इसमें आपके रिब्स लगे होते हैं, बाकी किसी में स्लॉटेड कटे होंगे, है ना, स्लॉट होते हैं। ये 3D में नहीं बन रहा है, 2D में बना दे रहा हूँ, तो ऐसे ही है बस। इस तरह से इसमें रिब्स दिया रहता है ना। बाकी स्विवल वाला जो होता है उस तरह से आपका बैठता है ये किसी जगह पे, और ये इस तरह से होता है ना। सबका A3 जो है राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रफनेस, है ना। खुरदरेपन को प्रदर्शित करने के लिए सबसे स्वीकृत जो तरीका है वो कौन सा है, तो आपका ग्रेड नंबर होता है ना। इसमें ग्रेड नंबर पे रफनेस ग्रेड नंबर लिखा होता है, N1 से लेकर N12 तक जाता है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर है। 5वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लॉट्स
मिल्ड ऑन टू प्लेन ऑफ एन एंगल प्लेट, है ना। कोनी प्लेट के दो सतहों पर स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है। पूछ रहा है कि जो कोनी प्लेट होते हैं उनमें जो जो स्लॉट दिया रहता है उसका मेन जो रीज़न होता है उसके बारे में पूछा है। तो जॉब को क्लैम्प करने के लिए दिया रहता है उसमें स्लॉट, है ना, एंगल प्लेट में। तो आपका ये A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ PM, है ना। PM का विस्तार क्या है। PM का जो वो विस्तार होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अलग अलग टाइप के आएंगे। PM आ गया, इसमें आपको CM मिलेगा, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। एक आपका SM आता है, शेड्यूल मेंटेनेंस होता है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो निवारक रखरखाव की जो बुनियादी गतिविधियां हैं वो क्या है। सो बेसिक एक्टिविटी पूछ रहा है मेंटेनेंस में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है। तो उसमें आपका जो होता है मशीन और इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको एक समय के हिसाब, जो एक निर्धारित समय होता है उस पर निरीक्षण किया जाता है ना। सो A1 जो है राइट हो जाएगा। पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, है ना। मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण होता है, वही आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। 8वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है आपका विच वन इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना। सो निवारक अनुरक्षण का कौन सा लाभ है। एडवांटेज पूछ रहा है, लाभ क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का। तो उसमें क्या होता है, तो इसमें जनरली होता क्या है ना कि वो आपका उत्पादन में जो होता है कम समय होता है ना, लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन। सबका A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन में कम समय, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे ना तो आपका क्या है, समय बचाएगा वो। पहले तो मतलब जो आपकी मशीनें ख़राब होगी उसमें कोस्ट का भी इफेक्ट आता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं तो हम A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन, उत्पादन में कम समय। जो आपका हाँ मास प्रोडक्शन करते हैं ना तो मास प्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें समय समय पर आप मेंटेनेंस देते रहते हैं, नहीं तो आपका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसमें पूरी की पूरी मशीन बंद करनी पड़ती है। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेशन। जो लुब्रिकेशन होता है, स्नेहन की आवृत्ति का उपयोग क्या है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेशन मतलब एक टाइम पुण्य उसका लुब्रिकेशन कराया जाता है। तो मेन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। मेन पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, जो मेन है वो पर्पस पूछ रहा है। तो उसमें आपका लुब्रिकेंट जो होता है, लुब्रिकेंट का जो काम होता है वो आपका जो उसकी एक्यूरेसी है उसको बनाए रखने का काम करता है ना। सो A3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। मशीन रिटेन इट्स एक्यूरेसी, मशीन अपनी सटीकता जो है बरकरार रखती है। उसमें क्या होता है, आप लुब्रिकेंट दोगे तो हीट नहीं होगा मशीन हीट नहीं होगा तो घिसेगा भी नहीं, और घिसेगा नहीं तो आपकी मशीन अपने आप को सुरक्षित रख रही है ना। जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रखती है। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का विच वन हेल्प टू एनालाइज द मशीन एंड इक्विपमेंट, है ना। मशीन और उपकरण का विश्लेषण करने में कौन मदद करता है। जो मशीन होता है या फिर कोई उपकरण होता है उसको विश्लेषण मतलब आपका एनालाइज करना है, उसको चेक करना है चीज़ों को कि, तो विश्लेषण करने में कौन मदद करता है। तो वो जो होता है आपका जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड हमारे पास रहता है ना, उससे हम पता करते हैं ना। सो मेंटेनेंस रिकॉर्ड A4 में है। A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण, है ना। 11वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है विच रिकॉर्ड कीप्स द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ फॉल्ट, है ना, रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट। सो कौन सा रिकॉर्ड फॉल्ट, रिपेयर और रिप्लेसमेंट का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। तो मतलब फॉल्ट हो गया, रिपेयर और रिप्लेसमेंट तीनों चीज़ें हो रखी है। उसमें कौन से में रहता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है उसमें ये सारे मिल जाएंगे। फॉल्ट भी मिल जाएगा, क्या फॉल्ट था, रिपेयर क्या करा और क्या चेंज करा। सो रख रखाव रिकॉर्ड जो होता है उसमें सारा डिटेल्स होता है। अब इसमें है व्हाट इज़ M। TPM दे रखा है, TPM में से M के बारे में पूछ रखा है, M क्या होता है ना। सो ये TPM में जो है मेंटेनेंस होगा, हाँ मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये। सो M के बारे में पूछा है तो मेंटेनेंस खाली हो जाएगा ना। A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। T टेम्परेरी है, टेम्परेरी प्रिवेंट टेम्परेरी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैसो, है ना, इन 5S। 5S में क्या बेसिकली होता है, सैसो के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले ये होता है सैसो, है ना। सैसो का मतलब होता है सॉर्टिंग करना, है ना। सॉरी, सैसो। 5S जो होता है इसमें आपका सबसे पहले सेरी होता है ना, सेरी होता है, फिर आपका साइटोन होता है, उसके बाद आपका सैसो होता है ना। तो सैसो का मतलब क्लीनिंग हो जाएगा। तो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लीनिंग। चौथा एस जो होता है आपका साइकेट्सू होता है, और 5वां एस जो होता है सिट्सुके होता है ना, सिट्सुके।
और शित्सुके का मतलब होता है मेंटेन रखना, या फिर आप सस्टेन कह सकते हो, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका TQM लिख रखा है ना। TQM का क्यू का पूछ रखा है, क्यू का मतलब क्या है ना। सो क्यू जो बेसिकली है आपका क्वालिटी है। ये टी का थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है ना, बाकी क्यू जो है क्वालिटी मैनेजमेंट करके होता है ना। सो क्यू जो है आपका क्वालिटी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ TQM। मेन क्या उद्देश्य होता है इसके बारे में पूछ रहा है। TQM का जो मेन उद्देश्य होता है करने का, उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो आपका जीरो डिफेक्ट का होता है ना। जो डिफेक्ट जो है हमारे अंदर से बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो आपका A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जीरो दोष। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वाई TPM इज़ रिक्वायर्ड, है ना। TPM क्यों ज़रूरत होती है उसके बारे में पूछा है। तो TPM का जो मेन ज़रूरत होता है उसके पीछे मेन रीज़न जो है कोस्ट को कम करना होता है ना। ये आपका लागत को कम करना है। सो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस कॉस्ट। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच टर्निंग ऑपरेशन द डिफरेंट डायमीटर आर टर्न विद डिफरेंट एक्सिस, है ना। किस टर्निंग ऑपरेशन में अलग अलग व्यास को अलग अलग अक्ष से घुमाया जाता है। तो किस टर्निंग ऑपरेशन में अलग अलग व्यास को अलग अलग अक्ष से घुमाया जाता है। तो आपका जो होता है एक्सेंट्रिक टर्निंग होता है, उसमें ये प्रोसेस मतलब चीज़ें मिलती है कि आपको अलग अलग व्यास को अलग अलग अक्ष में घुमाया जा सकता है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर है, एक्सेंट्रिक टर्निंग। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच इज़ प्रेफर टू फिनिश द इंटरनल बोर्स लाइक ऑटोमोबाइल सिलेंडर ब्लॉक, है ना। सो ऑटोमोबाइल सिलेंडर ब्लॉक जैसे आंतरिक बोर हो गए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा पसंद किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे ज़्यादा इंटरनल जो बोर्स होते हैं उसको, या फिर और जो ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं उनको, जो पर वगैरह होते हैं अंदर में, या फिर उसको फिनिशिंग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका होनिंग में होता है ना। सो आपका A2 जो है राइट आंसर है। 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। TPM का फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ना। टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होगा, है ना। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। और TQM जो लिख रखा था उसमें आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है ना, क्वालिटी मेंटेनेंस, सॉरी। तो आपका A3 जो है TPM का मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें एक्सपर्ट का नाम पूछ रखा है। सो ये पहले देखते हैं। ये आपका लेथ मशीन का है, इसमें से एक्सपर्ट का नाम पूछा है। तो ये आपका जॉब है ना। ये आपका वर्क पीस हो जाएगा जिस पर टर्निंग करी जा रही है ना। तो A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट का नाम पूछ रहा है, इस अटैचमेंट का नाम क्या है ना। सो लेथ अटैचमेंट का नाम क्या है। सो ये आपका ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। ये देखो इसमें आपका व्हील लगा रखा है ये आपका, और इसमें आपका अलग से लगा रखा है। तो ग्राइंड करने के लिए आपका ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। इसके साथ ये इधर से मोटर लगा हुआ है, यहाँ से ये बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड है, और ये आपका यहाँ पे ग्राइंडर चल रहा है ना। सो ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट हो जाएगा। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नाम पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अटैचमेंट। लेथ अटैचमेंट का नाम क्या है, इसका नाम पूछ रखा है ना। ये कौन सा अटैचमेंट है ना। सो ये आपका, ये जो है आपका मिलिंग कटर है ना। तो ये आपका मिलिंग का अटैचमेंट हो जाएगा। सो A2 जो है आपका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी अटैचमेंट का नाम पूछ रखा है। इस अटैचमेंट का नाम क्या है ना। लेथ अटैचमेंट जो है इसका नाम पूछा है। तो ये आपका जो है, ये देखो इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गियर जैसे काट रहा है ना, ये वाला। तो ये आपका गियर अटैचमेंट हो जाएगा, है ना। गियर कटिंग अटैचमेंट है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, गियर कटिंग अटैचमेंट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें पूछ रखा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ चेकिंग, है ना। चेकिंग थ्रेड का प्रकार क्या है। टाइप ऑफ चेकिंग इसमें दिया हुआ है। तो ये आपका 3 वायर मेथड का इस्तेमाल कर रखा है। इसमें 2 ये इधर वायर हो गया, एक इधर वायर हो गया। ये आपका 3 वायर मेथड है जिसमें आपका चेक कर रहा है इफेक्टिव डायमीटर, है ना। सो ये आपका A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड। 3 तार विधि का उपयोग करके प्रभावी व्यास की जाँच करना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका नाम पूछा है, गेज का नाम पूछा है। तो ये आपका स्नैप गेज है, और स्नैप गेज में ये देखो थ्रेड इसमें बने हुए हैं।
तो ये स्क्रू थ्रेड स्नैप गेज हो जाएगा, है ना। स्नैप गेज का ऑप्शन ही नहीं है। ये आपका स्क्रू थ्रेड जो है स्नैप गेज है ना। इसमें भी इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जाता है, या फिर ये आपका कैलिपर गेज में आ जाएगा, है ना। सो A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका, इसमें भी गेज का नाम पूछ रखा है, लिमिट गेज का नाम क्या है ना। सो लिमिट गेज का नाम देखते हैं, ये आपका है, तो ये आपका थ्रेड रिंग गेज है ना। A1 जो है आपका राइट आंसर है, थ्रेड रिंग गेज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर में। इसमें भी फिगर दिया हुआ है, इसमें गेज का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका स्क्रू पिच गेज है ना, जिसकी रेंज ये पूछी जाती है 0.35 से लेकर 5 mm तक का होता है ना। सो आपका स्क्रू पिच गेज है, A1 जो है आपका राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें अटैचमेंट एक दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन थ्रेड मेजरमेंट, है ना। एक्स पार्ट का नाम पूछा है इसमें, जो थ्रेड मेजरमेंट कर रहा है। तो एक्स पार्ट ये रहा एक्स पार्ट, इस पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये इसका नाम क्या है ना। तो इसमें देखते हैं हम, ये और ये तो पैरेलल है, पर ये इसमें जो है ना टेपर है ना। सो ये दोनों के दोनों जगह को कर रखा है, तो ये आपका टेपर पैरेलल्स हो जाएगा, है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 29 नंबर में। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स पार्ट का नाम थी, ये आपके स्लिप गेज है ना। ये आपका A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप गेज बिल्डअप। ये आपके भीतर में दे रखे हैं, एक रोलर इधर है, एक रोलर इधर है, और बीच में आपका स्लिप गेज लगा रखा है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे है, व्हाट डिनोट M20 स्टैंड फॉर। M जो है आपका मेट्रिक थ्रेड है, और 20 mm जो है वो डायामीटर है ना। सो A जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, A1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ, है ना। मेट्रिक थ्रेड की गहराई के लिए कौन सा सूत्र है ना। मेट्रिक थ्रेड में जो होता है गहराई मेजरमेंट निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले का नाम पूछा है, वो कौन सा फार्मूला होता है ना। हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं बाकी सारा ऑप्शन के। तो यहाँ पे मेट्रिक थ्रेड में जो होता है 0.6134 होता है ना। कौन सा है, ये आपका A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.6134 इंटू पिच होता है ना। ये बाकी सब भी होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जो थ्रेड होते हैं ना, मिलते हैं उसमें होते हैं। जैसे ये आपका 0.5 लिख रखा है, तो ये आपका स्क्वायर थ्रेड में होता है, 0.5 इंटू पिच होता है। फिर इस पे जाओगे, ये आपका BSW में होता है, 0.6403 इंटू पिच, है ना। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फॉलोअर स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स्ड स्टडी रेस्ट। स्थिर स्टडी रेस्ट की तुलना में जो होता है फॉलोअर स्टडी रेस्ट का लाभ पूछा है। क्या लाभ होता है जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है कंपैरिजन टू फिक्स स्टडी रेस्ट। तो दोनों में यदि कंपेयर करते हैं ना, तो वो क्या करता है ना, फॉलोअर स्टडी रेट वो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है पूरे लंबाई में, और ये आपका लेथ मशीन में इस्तेमाल किया जाता है ना, सपोर्ट करने के लिए। जो लंबा जॉब होता है उसको, है ना, वही आपका सपोर्ट कंटिन्यूस इंटायर लेंथ ऑफ वर्क है, काम की निरंतर पूरी लंबाई का सहारा करें। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स स्टडी रेस्ट ओवर फॉलोअर स्टडी रेस्ट। अब यही उल्टा कर दिया क्वेश्चन। तो उसमें क्या था, पूरे लंबाई में कर रहा था, इसमें क्या होता है एक ही जगह पे करता है ना। ये आपका एक ही जगह पे करता है, सपोर्ट एट वन फिक्स्ड प्लेन ओनली, है ना, केवल एक ही निश्चित तार पर सहारा करता है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लॉकिंग स्क्रू मार्क्ड एक्स इन स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट में एक्स द्वारा चिह्नित लॉक स्क्रू का प्रयोजन पूछ रहा है, क्यों दिया जाता है बोल के। एक्स, ये आपका एक्स का बारे पूछ रहा है, ये वाला, तो वो लॉक करने के लिए है ना, टू लॉक द बियरिंग पैड हो जाएगा। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स रेस्ट, है ना। फिक्स रेस्ट के मुकाबले जो होता है रोलर स्टडी रेस्ट का फ़ायदा, क्या फ़ायदा है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो होता है आपका ईजी टू, मतलब काम को आसानी से घुमाया जा सकता है ना। सो ईजी टू रोटेट द वर्क, है ना। A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडजस्टिंग
बियरिंग पैड इन फिक्स स्टडी रेस्ट है ना, फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने समायोजित बियरिंग पैड लगे होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है पैड जो लगे होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपके 3 होते हैं ना। तो आपका A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स स्टडी रेस्ट में 3 होते हैं और फॉलोअर में 2 होते हैं ना। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इस प्रोसेस का नाम पूछा है, ये क्या किया जा रहा है इसमें, है ना। सो ये आपका एक साइड तो ग्राइंडिंग दिख रहा है और दूसरे साइड दिख रहा है आपका मिलिंग कटर जो है उसका दिख रहा है ना। सो ये आपका रीशार्पिंग करा जा रहा है ना, रीशार्पिंग ऑफ मिलिंग कटर है ना। मिलिंग कटर को पुनः तेज करने के लिए आपका ग्राइंडर में लगा के उसको पुनः तेज किया जा रहा है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन है आपका वेयर द ग्राइंडिंग अटैचमेंट इन माउंटेन में सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ मशीन में जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट को बंधा जाता है वो कहाँ पे बांधा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसको जो होता है आपका कंपाउंड रेस्ट में बांधा जाता है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर पे, और यहाँ से स्टार्ट होता है सवाल जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किससे दर्शाया जाता है। तो ये आपका सिग्मा एल जो लिख रखा है इससे दर्शाया जाता है चेंज इन लेंथ। खाली लेंथ होता है तो एल होता है ना, बाकी चेंज इन लेंथ लिख रखा है तो आपका सिग्मा एल हो जाएगा। तो बी जो है आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो ऊष्मा उपचार के जो विभिन्न अलग अलग चरण होते हैं जिसमें आपका हीटिंग करा जाता है, सॉकिंग करा जाता है और क्विंचिंग करा जाता है ना। सो आपका A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीटिंग, सॉकिंग और क्विंचिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ स्टील हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस, है ना। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री पर गर्म किया जाता है। तो उस स्टील को जो बोलते हैं ऑस्टेनाइट बोलते हैं ना। ये आपका ऑस्टेनाइट जो आपका इसमें कार्बन परसेंट जो होता है 0.8% होता है ना। बाकी सब भी होते हैं, जैसे जल्दी गर्म किया जाता है तो ये होता है, उसको फेराइट भी बोलते हैं ना। अच्छा, उसके केस में आएगा जब फेराइट का परसेंट इसमें पूछा जाता है तो क्या होता है उस केस में आता है ना। फेराइट जो होता है ये आपका 0.84% होता है कार्बन का। 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स एंड इंडिकेट, है ना। सो पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत किया जाता है। पुस्तिका का नाम पूछा है जिसमें अलग अलग दर दिखाए जाते हैं तो उसको जो बोलते हैं हम प्राइस कैटलॉग बोलते हैं या मूल्य सूची बोलते हैं ना। सो A4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, सॉरी इंजीनियरिंग वर्क्स। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। तो पॉकेट रेफरेंस के बारे में पूछा है और इंजीनियरिंग वर्क्स में उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसको जो बोलते हैं आपका हैंडबुक बोलते हैं ना। जो पॉकेट रेफरेंस होता है उसको हैंडबुक बोलते हैं, पुस्तिका। A2 जो है आपका राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है आपका हु प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, है ना। आकलन की लागत जो होता है वो तैयार कौन करता है। तो आकलन की जो लागत होता है वो जो अनुमापक या फिर एस्टिमेटर होता है वो तैयार करता है ना। सो A3 जो है राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना। सो पाइप कटिंग डाई जनरली पाइप काटने डाई आमतौर पर है कैसा होता है। तो किसने कितने पार्ट में डिवाइड होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना। एक साइड आपको कटर होगा आपका, फिर उसके बाद दूसरा हो जाता है ना। सो आपका A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2 भागों में डिवाइडेड होता है जो पाइप कटिंग डाई होती है। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे पूछा है बट जॉइंट के बारे में पूछा है ना। बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो बट जॉइंट सामने सामने होता है ना, सामने सामने किया जाता है यहाँ पे जो किया जाता है। सो इसमें देखते हैं तो ये आपका A3 में दे रखा है, ये आपका बट जॉइंट है ना। बाकी जैसे देखते हैं तो ये आपका कॉर्नर जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद एज जॉइंट या कॉर्नर जॉइंट बोलो, ये आपका T जॉइंट हो जाएगा। और ये आपका जो चौथा दे रखा है ये आपका एज जॉइंट हो जाएगा, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें लैप जॉइंट पूछ रखा है। लैप जॉइंट एक के ऊपर एक चढ़ता है तो ये पहले में ही है आपका एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है ना। तो ये आपका लैप जॉइंट है। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय अ ब्रेक लाइन, है ना। इस प्रकार का
अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है, तो कौन से प्रकार का है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो आपका होता है ब्रेकआउट सेक्शन होता है, उसमें आपका ब्रेक लाइन होता है ना। तो ये 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टूटा हुआ अनुभाग, उसमें आपको ब्रेक लाइन दिखाया जाता है, जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो इसमें आपको ऐसे करके ब्रेक लाइन मिलेंगे, है ना। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन, है ना। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित जो वस्तुएं होती है उसको प्रभावी ढंग से चित्र में दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरह के जहाँ पे भी होते हैं ना, आपको जो सिमेट्री दिखाने का है उसमें आपका हाफ सेक्शन को लिया जाता है ना। तो ये 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन आएंगे, जो आपका इंग्लिश इसमें रहेगा, आपका बिहेवियरल क्वेश्चन रहेगा और भी सारा क्वेश्चन रहेगा ना। इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, है ना। इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। उसको जो बोलते हैं हम एक हाफ सेक्शन बोलते हैं ना, आधा अनुभाग हटा दिया गया है। तो A4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जैसे 1/4 का भाग है ना, तो इसमें क्वार्टर सेक्शन आना चाहिए ना। क्वार्टर क्या होता है ना, ऐसे 4 पार्ट कर देते हैं ना, तो इसमें एक हटा दिया ना, तो ये क्वार्टर होता है। इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। नहीं, क्वार्टर टू क्वार्टर सेम नहीं होता है, इसलिए आपका हाफ सेक्शन हो जाएगा ना। सो आपका A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ से इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशन विद इन द वर्क प्लेस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियाँ होती है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से आपका जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल सिचुएशन, ये आपका हो जाएगा 4 नंबर वाला, है ना। हैविंग अ मेल इन द ऑफिस कैंटीन, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना जो है इनफॉर्मल है। फॉर्मल में जहाँ तक आता है वो सारे बातचीत की वजह से गुड मॉर्निंग करना, किसी को रिस्पेक्ट से बात करना, जो अपने कलीग्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो उसमें फॉर्मल में आता है ना। लेटर्स का हो गया, किसी को भेजना, मतलब जो चीज़ें आप बाई चैनल कर रहे हो वो फॉर्मल में आता है, बाई आप विदाउट चैनल कर रहे हो इनफॉर्मल में आता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस, है ना। इन्फॉर्मेशन वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो लाभ होते हैं आपके हेल्प पीपल वर्क टुगेदर बेटर, है ना। लोगों के एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। यदि आप इनफॉर्मल होते किसी के भाईचारे के हिसाब से कर लेते हो, लेकिन वही आपका चैनल में जाओगे ना, तो उसमें थोड़ा चीज़ें रुकती है ना। सो A1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें। भाई कह दिया किसी से, आप हर चीज़ में सर करोगे ना तो वो नहीं होता है, फिर उस चीज़ में रुकती है चीज़ें। ऐसे करके काम बढ़िया से होता है। 53 नंबर क्वेश्चन में, हाँ, बाय प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल वैसे ही होगा, है ना। टाइम लगेगा लेकिन बाय प्रोसेस वैसे ही होता है, क्योंकि चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी। सो 53 नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द informations is in an informal conversation with a coworker is, है ना। तो इससे भी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के बारे में पूछ रहा है। किसी कोवर्कर के साथ, मतलब अपने सहकर्मी के साथ में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दी गई जानकारी में से एक है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा है। सो इसमें से देखते हैं, ये वाला हो जाएगा इनफॉर्मल का। किसी बंदे को घर पूछना, किसी सहकर्मी को उसके बारे में घर पूछना, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। बाकी सारे कंपनी का है, एक्सपीरियंस का है, या फिर आपका ऑफिस टाइमिंग है, ये सारे फॉर्मल में आ जाएंगे ना। सो A3 जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ अ कोवर्कर आस्क फॉर अ सपोर्ट विद अ टास्क, है ना, प्रॉपर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इज। यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का जो उचित तरीका है वो क्या होगा उसके बारे में पूछा है। तो इसमें से ये हो जाएगा, प्रतिक्रिया देना है तो श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड, है ना। ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि आपका कोई सही सहकर्मी या कोई भी सहकर्मी जो होता है आपसे मदद मांगता है, तो आप इसकर वहाँ से बोलोगे श्योर मैं मदद कर सकता हूँ, किस प्रकार की आपको ज़रूरत है मदद की वो बताओ आप। सो A3 जो है राइट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्क प्लेस एटिकेट, है ना। कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है ना। एटिकेट के बारे में, वर्क प्लेस एटिकेट जो होता है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो है आपका बिहेवियर और प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशनलिज्म, काम के प्रति वो होना चाहिए ना। सो आपका A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा।
प्रॉपर बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रोफेशनलिज्म, है ना, उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता होनी चाहिए आपके पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्राइट वर्क प्लेस बिहेवियर, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका मेंटेनिंग एंड क्लीन वर्कशॉप जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। A4 स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना जो होता है अप्रोप्राइट वर्क प्लेस बिहेवियर हो जाएगा, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वन ऑफ द गुड वर्क प्लेस स्किल, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है। तो कौन सा है इसमें से, ऑप्शन दे रखा है, इसमें से देखते हैं। यही आपको पहला ही जो है आपका सही हो जाएगा, मेंटेन ए क्लीन वर्कशॉप, है ना। कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखना जो है आपका गुड वर्क प्लेस स्किल्स में आता है ना। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज इन एन ऑफिशियल मीटिंग सो अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस एटिकेट, है ना। किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है ना। तो इसमें से उचित शिष्टाचार के बारे में पूछा है ना, ये आपका हो जाएगा कीपिंग द प्लेन ऑन साइलेंट मोड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, है ना। फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना जो है कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार को दर्शाता है। सो आपका A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका लिखा है, इफ़ कोवर्कर आर गोसप, मतलब बातचीत कर रहे हैं फालतू में, अबाउट अनदर कोवर्कर व्हाट यू शुड डू, मतलब जो कोवर्कर होते हैं किसी दूसरे बंदे के बारे में बातचीत करते हैं ना, ये ऐसा वैसा करके। तो यदि सहकर्मी किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूछा है। तो उस केस में जो होता है ना, सबसे अच्छा चीज़ जो होता है, आप उस चीज़ को महसूस करो कि वो अनुचित कर रहे हैं उस चीज़ के बारे, वही आपका होता है सही, है ना। सो A1 में दे रखा है, फील दैट गॉसिपिंग इज अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर, है ना। फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है ना। कहीं पे भी आप जहाँ जॉब कर रहे हो ना, फालतू बकवास ना करो, काम पे ध्यान दो। काम के बाद फ्री रहते हो तभी जाके आप इन चीज़ों को करो, नहीं भी तो तब भी काम के बाद आप यदि एक इंडस्ट्री में हो तो कोशिश करो कि उन चीज़ों को सीखने का, फालतू टाइम में उनके बारे में जानकारी निकालने का। सो A1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज गुड टीम वर्क, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। तो इनमें से जो है आपका एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना जो होता है वो गुड टीम वर्क होता है ना। सो A3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, एक ही सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही दिशा में मिलकर काम करना चाहिए, ये अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है ना। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर टीम वर्क, है ना। टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो टीम वर्क के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो आपका कम्युनिकेशन होता है ना। से आपका A1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन, उचित कम्युनिकेशन होना जो है आपका टीम वर्क का सबसे अत्यधिक ज़रूरत है ना। 62 नंबर क्वेश्चन है, उससे क्या होता है ना कि आपका टीम वर्क यदि रहेगा और कम्युनिकेशन सही रहेगा ना, तो कोई भी काम जो है ना फटाफट होता है ना। 62 नंबर क्वेश्चन है, वाइल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद अदर टीममेट्स, है ना, विच ऑफ दीज मेक अ गुड टीम प्लेयर, टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है, कौन बनता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें से अच्छा है जो आइडियाज़ शेयर करता है और मदद करता है चीज़ों को जल्दी करने में, तो वही आपका आता है। सब A2 में लिख रखा है, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए जो अपनी आइडिया शेयर करता है वही आपका अच्छा टीम प्लेयर बनता है ना। शेयरिंग आइडियाज़ टू हेल्प द टीम वर्क फास्टर, A2 जो है राइट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, योर टीम हैज़ कंप्लीटेड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस, है ना। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट जो है सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। नॉर्मल चीज़ है कि हम यदि किसी कंपनी पे काम कर रहे होते हैं ना, तो चुनौतीपूर्ण जो प्रोजेक्ट होता है उन चीज़ों को हम जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको जश्न मनाने, मतलब खुशी मनाते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, तो हर एक दूसरे को जो होता है धन्यवाद कहते हैं और सभी को प्रशंसा भी करते हैं ना। सो आपका ये है, थैंक यू एवरीवन इन ग्रुप फॉर हेल्पिंग, है, मदद करने के लिए आप सभी अपने समूह के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, है ना। जो चीज़ें पूरी हो जाती है, बाकी कंपनी की रूल होती है, कोई चीज़ें जो समय समय पे मिलती है बेनिफिट्स, वो तो बात की बात है, लेकिन सभी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद मतलब ग्रीटिंग करना चाहिए, है ना।
तो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इफ़ अ टीममेट इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर असाइंड टास्क व्हाट शुड यू डू। यदि टीम का कोई साथी जो होता है अपना निर्धारित कार्य जो है पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, उसको थोड़ी परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? उसको मदद देना चाहिए, है ना, उस काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आपका A2 में है, दे रखा है, ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क, है ना। उसको टास्क को पूरा करने के लिए उसे हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए, जिससे जो असाइन मिला हुआ है वो काम पूरा हो जाए, है ना। तो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें खाली स्थान दे रखा है ना। इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, है ना, प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव से प्रभावित है। ये क्वेश्चन जो है प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव से प्रभावित है। तो फ्यूचर ऑफ वर्क जो है कार्य का जो भविष्य होता है ना, वो इन्फ्लुएंस होता है ना टेक्नोलॉजी के कारण। चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती है, उनमें बदलाव आता है। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव योर टेक्नोलॉजी स्किल, है ना। आप किन तरीक़ों से अपने टेक्नोलॉजी स्कूल में सुधार कर सकते हैं, मतलब अपने आप को जो टेक्निकल स्किल्स है उसमें आप कैसे सुधार कर सकते हो, उसके बारे में पूछा है। तो सबसे अच्छी चीज़ है आपका सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल टूल्स होते हैं, वहाँ पे आपको सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपने आप को आसानी से चेंज करा जा सकता है ना। सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन डिजिटल उपकरण, वहाँ से आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल चीज़ों को आप सीख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं, गिग इकोनॉमी क्या है ना। गिग एक है, तो ये आपका गिग के बारे में पूछा है। वो अर्थव्यवस्था जो होता है, गिग इकोनॉमी वो क्या होता है? तो वो आपका जो होता है अ सिस्टम ऑफ वर्क वेयर पीपल वर्क इन पार्ट टाइम, है ना, जहाँ पे लोग पार्ट टाइम के रूप में कार्य करते हैं, वो आपका गिग इकोनॉमी कहलाता है ना। तो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें खाली स्थान दे रखा है, उसके बाद लिख रखा है आर अ ग्रेट वे फॉर गिग वर्कर टू फाइंड जॉब, है ना। गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही होता है जो आपको पार्ट टाइम जॉब दिला सकती है ना। सबका A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऐप्स जो होते हैं, वहाँ पर आसानी से गिग वर्कर को काम मिल जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडिया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? फ्रीलांस टर्निंग ये है सर्विस, है ना। बोटिक ऑनर ये भी है। होम केटरिंग सर्विस, ये स्वरोजगार के तीनों हैं। तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पे, माइग्रेशन ऑफ वर्क मीन्स, मतलब काम का स्थानांतरण का अर्थ है। काम के स्थानांतरण का अर्थ है माइग्रेशन, मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाके काम करना, है ना। सो ये आपका हो जाएगा। A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब, है ना, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, वही माइग्रेशन कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर टू थिंक अबाउट बिफोर माइग्रेटिंग, है ना। प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक, है ना। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर पूछा है, मतलब बिफोर माइग्रेटिंग मतलब दूसरे जगह जाने से पहले। सो हम सबसे ज़्यादा चीज़ों में ध्यान देते हैं ना, वो आपका काम का देते हैं कि काम आसानी से मिल जाना चाहिए उसके बाद जाने का। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल एज। सो स्किल इंडिया डिजिटल जो है आपका, उसके बारे में पूछ रखा है। जो स्किल इंडिया डिजिटल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब जिसमें आपको सीखने के और करियर के संसाधन के लिए एक मंच मिल जाता है ना। सो आपका A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड करियर रिसोर्सेस, है ना, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच मिल जाता है, वो आपका स्किल इंडिया डिजिटल होता है ना। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ डिजिटल CV। इसमें जितने क्वेश्चन है ना, एक भी आपका ग्रामेटिकल ऐसे क्वेश्चन नहीं है, सारा आपका रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़ है, किस तरह से होता है नहीं होता है, कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है आपका। अब हो गया है बाकी, अब जॉब के लिए फाइनली कैसे आप तैयार रहते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज में क्या होता है ना, आप जब कंप्लीट कर लेते हो अपने ITI को, तो उस टाइम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी रहती है जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढने की, है ना, डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद, सर्टिफिकेट कोर्स हो जाने के बाद। तो ये क्वेश्चन है, क्रिएट अ डिजिटल CV एंड शेयर इट विद
QR कोड है ना, एक डिजिटल CV बनाना और उसे QR कोड के साथ साझा करना, ये कैसा है बोल के उसके बारे में पूछा है। तो ये जो होता है ये आपका डिजिटल आइडेंटिटी होता है ना, QR कोड से जो आप करते हो तो आपकी डिजिटल पहचान होती है। जैसे आपका अभी करंट रेट में जाओगे तो आधार कार्ड मिल जाएगा आपका, आधार कार्ड के अलावा UPI जैसे हो गया, भीम, पेटीएम, ये सारे UPI पे चलते हैं ना। 74 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें आपका सेपरेटिंग पेपर एंड प्लास्टिक फ्रॉम बायो वेस्ट बिफोर थ्रोइंग देम अवे है ना, जब जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना, ये क्या होता है। तो ये आपका जो होता है मतलब ग्रीन माइंडसेट बोलते हैं इसको, है ना, कि चीज़ों को अलग कर रहे हैं। बायो वेस्ट लिख रखा है मतलब वो ग्रीन माइंडसेट में आ जाएगा, है ना। मतलब जो भी कचरे होते हैं चीज़ों को अलग अलग करके आप करोगे ना, तो उसमें क्या होता है ना, आप पॉल्यूशन से छुटकारा एक तरह से पा रहे हो, तो उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, सबका ग्रीन माइंडसेट हो जाएगा। तो ये 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 75 नंबर ये क्वेश्चन जो है लास्ट आपका क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको यदि PDF चाहिए होगा तो PDF जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। बाकी इसका आंसर की जो है यहाँ पे दिया हुआ है इसी में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुद से भी आप चीज़ों को देख सकते हो ना। ये आपका आंसर की दिया हुआ है यहाँ पे, सो आंसर की भी आप खुद से देख सकते हो, है ना। और जितनी तो आप टेस्ट लगा सकते हो इस पर भी, है ना। तो 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका गुड प्रैक्टिस फॉर ग्रीन माइंड सेट, ठीक है ना। ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास है कौन सा है इसमें से, उसके बारे में पूछा है। तो चीज़ों को अभी जैसे हमने देखा था, जो वेस्ट हैं रॉ मटेरियल हैं बायो वेस्ट के लिए प्लास्टिक को और कचरे को अलग करना होता है चीज़ें, तो इसमें आ जाएगा ये आपका A4 जो है सेपरेट एंड रिसाइकल वेस्ट, है ना। कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। 3R करके आप पढ़ोगे, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, है ना। इसमें 3R में पढ़ोगे तो इसके बारे में पूछा जाता है। R का मतलब पहला R क्या होता है, फिर सेकंड R क्या होता है, इसके बारे में भी सवाल कभी कभी आते हैं। सो यहीं पे ये सवाल ख़त्म होता है और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे इस तरह की जो भी वीडियोज़ आती है, इवन आपका जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हो गए हैं उसके सारे मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ वैकेंसी आ रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इवन रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जो हैं आपके सारे के सारे मिल जाएंगे। तो बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।